तो जिस शख्सियत से हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं वो है डॉक्टर शफीउल्लाह साहब, जो मुहताज तारुफ नहीं है, जो सोबन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के चीफ मैनेजर कमर्शियल ऑपरेशंस हैं। आयाम जो आपने छेड़ा है खोजा है, ये बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए मैं आपको अपने दिल से शुक्रिया आपको भी कहेंगे, क्योंकि कम्युनिटी में नॉलेज को शेयर करना या एक्सपीरियंस को शेयर करना ये अपने आप में एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। पढ़ने में अगर कहें तो मैं शुरू से ही ठीक ठाक स्टूडेंट था। अपने क्लास में प्राइमरी में भी फर्स्ट था, और जब दूसरे स्कूल में गया तो वहाँ भी फर्स्ट सेकेंड ही रहे। बावजूद इसके और एक्टिविटीज में मैं नहीं था, खेल वगैरह में मैं इतना रुचि नहीं था। अच्छा। नेपाल सरकार का जो कंपनी 18 साल से बंद था, अच्छा, उसको मैंने बहुत अच्छी सिस्टम में ले जा करके चला करके WTO करा के उसके बाद जो है वहाँ से अपने ट्रेनिंग खत्म करके निकला, और अलहमदुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इसको सम्मान भी किया। गवर्नमेंट नेपाल गवर्नमेंट ने इसके लिए विशिष्ट उपाधि जो होते हैं उसे सम्मानित भी किया। तो ऐसे लोगों को क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने 12 क्लास के बाद अगर बैचलर किया, मास्टर किया, तो क्या उनके लिए भी नेपाल के अंदर कोई मौके हैं, सरकार ने कोई फैसिलिटीज रखी है? बच्चे अगर बिजनेस की तरफ जाते हैं तो इनको रुकना चाहिए, नया कुछ करना चाहते हैं जहाँ से इनकी अर्निंग खुद पे डिपेंड हो तो इनको रुकना चाहिए। अगर आप कहें कि ईमानदारी से गवर्नमेंट जॉब में जाकर के आप अपनी जिंदगी चला लेंगे तो नहीं रुकना चाहिए। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है मदरसे को उस सिस्टम में जाना पड़ेगा। अगर आप उस सिस्टम में चले जाते हैं तो गवर्नमेंट ने आपको नहीं कहा कि मदरसा मत पढ़ाओ। या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो हम सब के लिए एक मोटिवेशनल शख्सियत है। उनकी पर्सनालिटीज़ एक बहुत ही अहम है जिनके बारे में जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है, और गाहे बगाहे वो हम सबको मशवरे देते रहते हैं और जानकारी देते रहते हैं, और आगे बढ़ने के लिए जो कुछ हो सकता है हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या करना चाहिए, तो नौजवानों को भी और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स लोगों से उनका काफ़ी रब्त ज़ब्त है और काफ़ी मोहब्बत करते हैं। तो उनसे हम आज सवालात करेंगे और आप इंशाल्लाह उनसे आज बहुत कुछ सीखेंगे। तो जिस शख्सियत से हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं वो है डॉक्टर शफीउल्लाह साहब, जो मुहताज तारुफ नहीं है, जो सोबन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के चीफ मैनेजर कमर्शियल ऑपरेशंस है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं ताकि हम लोग भी कुछ कर सके और उनकी ज़िंदगी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकें। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत अरसे से ये ख्वाहिश हो रही थी और चाहत भी हो रही थी कि आपसे मिले और आपके बारे में हम तफसीली जानकारी ले सकें, क्योंकि आपकी जो शख्सियत है माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है। तो हम लोगों के लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि जो बड़ी शख्सियात है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ अचीव किया है और जिनके तजर्बात, जिनके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग उसको जान कर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें और जो देखने वाले हैं वो भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। तो हम आपके जो एजुकेशनल जर्नी है और जो आपने ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव देखे हैं, जो आपके तजर्बात हैं, हम उसको जानना चाहते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं ये नई एक आयाम जो आपने छेड़ा है खोजा है, ये बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए मैं आपको अपने दिल से शुक्रिया आपको भी कहेंगे, क्योंकि कम्युनिटी में नॉलेज को शेयर करना या एक्सपीरियंस को शेयर करना ये अपने आप में एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है जी। और आपने, मुझे लगता है कि ये इनफॉर्मल ही सही जो आयाम छेड़ा है ये अच्छी बात है। और बात जहाँ तक कि मेरी, आपने कहा तो सबसे पहले तो नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है, नवाजा है, तो शायद एक जरिया है कि अल्लाह ने दिया कि हाँ कम्युनिटी को आप इस हिसाब से देखें। और शुक्रिया आप लोगों का भी, क्योंकि बहुत दुआएं लोगों ने किया है, दिया होगा, शायद जिस वजह से आज हम आप जो सोच रहे हैं इस मुकाम पे है। बहरहाल जो भी हैं हम खुश हैं, अपनी जर्नी से बहुत खुश हैं। अब बात अगर एजुकेशन की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप एक नहीं होगा जी, क्योंकि हम लोग एक ट्रांजिशन फेज वाले हैं। हमारे जो एज हैं ये 40 to 50 के जो एज वाले हैं जी, तो इन्होंने आप देखेंगे तो वो टेलीफोन नहीं देखा था, अच्छा, लेकिन पेजर का ज़माना भी देखा, टेलीफोन भी देखा, मोबाइल भी देखा, और सैटेलाइट का सिस्टम भी देखा जी। तो बहुत ज़्यादा अगर टाइम को आप देखें पहले के वक्त को, तो ये जो दौरान है 50 ईयर्स का जी, ये एक यूनिक, अपने आप में एक यूनिक है।
जी। और मुझे लगता है कि ये यूनिकनेस का इफेक्ट कहीं ना कहीं हम लोग को भी पड़ा है। जी। अब इंटरेस्टिंग है कि जिस ज़माने में जब हमारी एक क्लास जब हम लोग पढ़ते थे तो उस ज़माने में उस वक्त में स्कूल जो है घर से 5 किलो 4 किलोमीटर दूरी पे था, बावजूद इसके हम लोग बैग लेके पढ़ने जाते थे। अच्छा। और सुबह निकलते शाम तक के आते खेलते खेलते। तो फैसिलिटी नहीं होने के बावजूद भी शिक्षा का जो महत्व था, शायद गार्जियन की वजह से हो या अपनी खूबी हो या अपनी नीड, तो नहीं कहेंगे उसको, इंटरेस्ट हो सकता है या देखना ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि भैया जाते थे स्कूल जाते थे तो उस ज़माने में उस वक्त में जो है ना स्कूल जाने का जरिया बना। बहुत सारी घटनाएं घटी हैं स्कूल के दौरान की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर कर पाऊँगा इस छोटे समय में, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करूँगा आपको बताया। आज बच्चों को स्कूल भेजने देखे तो उसके पास कोई कमी नहीं है, यानी हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। वहाँ तक कि किताब भी नहीं होता था। अच्छा। किताब आता था जब हम 3 महीना 4 महीना हो जाता तो किताब आता कहीं से। वो भी किताब कैसा होता, जो बच्चे आगे पढ़ के गए हैं सीरीज होता है, जो 4 से 5 में गए तो 4 वाला को दे दिया, 5 वाला 6 वाला से ले लिया, 6 वाला 7 से ले लिया। तो ये सीरीज चलता रहता। और मुझे लगता है कि 1 या 2 किताब हम लोग को मुश्किल से नया मिलता होता था कि नया खरीद के लाए जो बदल गया या जो फट गया। इसके अलावा जो है इतना आसान जर्नी जो है एजुकेशन का हम लोग का, मुझे लगता है कि मेरा तो नहीं रहा। और स्कूल कैसे जाते थे, पैदल या स्कूल पैदल 5-6 किलोमीटर पैदल जाते थे हम लोग। यहाँ से 3 क्लास तक के फतुआ पढ़े तो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास वो भी है। अच्छा। और झुनझुनुआ वहाँ से स्कूल जब 4 क्लास गए तो वहाँ 4 किलोमीटर के आसपास वो भी है। तो सुबह जाए शाम तक के हम लोग घर में आते थे। तो एजुकेशनल जो फैसिलिटी कहेंगे उस वक्त आसान नहीं था, लेकिन हाँ अवेयरनेस बहुत था। अच्छा। लोगों में ये चाह था कि हाँ पढ़े, जो बच्चे जाते थे तो उनमें ये चीज़ें थी। तो स्कूल कहीं में मुझे लगता है कि 10 क्लास तक के स्कूल बहुत बढ़िया रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में अगर कहें तो मैं शुरू से ही ठीक ठाक स्टूडेंट था। अपने क्लास में प्राइमरी में भी फर्स्ट था और जब दूसरे स्कूल में गया तो वहाँ भी फर्स्ट सेकेंड ही रहे। बावजूद इसके और एक्टिविटीज में मैं नहीं था, फिर खेल वगैरह में मैं इतना रुचि नहीं था। अच्छा। तो पढ़ाई में मोटा मोटी ठीक ठाक ही कहा जाए। हाँ ये था कि प्लानिंग जो है पढ़ाई की ये मेरी शुरू से ही रही। अच्छा। और मैं बहुत कम लोगों से शेयर करता था। अच्छा। तो जब भी पढ़ते तो प्लानिंग के हिसाब से ही पढ़ते थे, यहाँ तक कि जब SLC दे करके 5-6 महीने का जो गैप होता तो उस गैप में भी मैंने जॉब किया। अच्छा। वो मेरी सैलरी थी 165 रुपया। अच्छा। 165 रुपया सैलरी और घर में ही दे देता था मैं, अपने पास उस वक्त खर्चे के लिए कुछ था नहीं। अच्छा। तो एक नई चीज़ ये थी कि उस वक्त पढ़ने के साथ साथ जो है हम लोगों ने कमाने का जो जरिया है उसको भी साथ साथ लेके चला। SLC का रिजल्ट आया और मुझे लगता है कि एक नया लाइफ जो है नई उमंग के साथ शुरू हुआ। फिर मैं काठमांडू आ गया। अच्छा। पढ़े क्या उसके लिए थी हमारे फाइनेंशियल जो ये जो अवस्था है इसको देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल थी कि हम क्या पढ़ें। एक तो मदेश से, दूसरा है कि फैसिलिटी, तीसरा रिजल्ट ठीक ठाक है। तो सबसे पहले अब ये दिमाग में था कि पढ़ेंगे तो क्या, अब जो मिला वो पढ़ेंगे। पहली बात तो यही थी कि जो मिला वो पढ़ेंगे, लेकिन सपने जो है ना मेडिसिन पढ़ेंगे ये। अच्छा। पहले से मैं ये इसमें फोकस जो भी किया मैंने अभी तक के फोकस ही किया। अच्छा। तो आज के बच्चों से यही बात मैं शेयर करना, ये हिंट भी दे रहा हूँ कि बच्चे ये समझे कि फोकस होना चाहिए पहले से। और मैं सेफ्टी के हिसाब से सबसे पहले जब नाम निकला तो फॉरेस्ट्री कैंपस सेटोड़ा में एडमिशन लिया था। फॉरेस्ट्री में उसके बाद 2 महीने के बाद जो है टीचिंग में निकला। तो फिर जब टीचिंग में निकल गया फौरन मैंने उसको वापस किया और सर्टिफिकेट वहाँ से ला करके टीचिंग में एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे मेडिसिन पढ़ने का शौक पहले से था। और वो इसलिए दिया था कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई को मैंने छोड़ा नहीं। अच्छा। पहला चॉइस जो है ना साथ साथ लेके चला। हेल्थ असिस्टेंट मैंने टीचिंग से पढ़ा, लगभग 3.5 साल का कोर्स था ये। पढ़ने के बाद में फिर जो है पढ़ने की चाहत और हुई, लेकिन अब उसके बाद बैरियर भी बहुत थे, अपॉर्चुनिटी नहीं था।
अच्छा। नेपाल में उस वक्त में मेडिकल कॉलेज शायद DY पाटिल एक पहला कॉलेज खुल रहा था जहाँ पे लोग पढ़ते थे। टीचिंग में बहुत सारा सीट नहीं था, 40-20 मेडिकल सीट थे, और बाहर स्कॉलरशिप में जाने के लिए हम लोग उस लेवल में नहीं थे कि हाँ कहीं से सोर्स जो है लगे। तो जो भी हुआ अपने लेवल से ही कोशिश किया कि चलो भाई अपना कुछ तो किया जाए। तो मैं एक रास्ता देखा कि काठमांडू में अगर रहते हैं तो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई के लिए, अगली पढ़ाई के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो फिर सीता पायला में मैंने क्लिनिक खोला। अच्छा, हाँ, उस वक्त में सीता पायला में क्लिनिक खोला और अच्छा खासा चला। अच्छा। और इसी दौरान मैंने बांग्लादेश एम्बेसी में अप्लाई भी किया। यहाँ पे टीचिंग में फिर एंट्रेंस भी दिया था, तो एक बार दिए थे निकला नहीं। उसी बीच में बांग्लादेश में एडमिशन के लिए जो है निकला। तब तक कि मैं नेपालगंज शिफ्ट हो चुका था गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में अच्छा। मैं वहाँ पे भेदियंचल अस्पताल जो नेपाल की वीर हॉस्पिटल के बाद जो है वही सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। अच्छा। तो मैं वहाँ पे इमरजेंसी इंचार्ज के हिसाब से जो है अपॉइंटेड हुआ था। ये 1995 में हुआ। और वहाँ पे जॉब करने के दौरान में ही उस वक्त फ़ोन तो था नहीं, बड़ी मुश्किल से फ़ोन जो है टेलीफोन ऑफिस के जरिए भैया के ऑफिस में जो है वहाँ पे मैसेज गया कि आपका बांग्लादेश में सिलेक्शन हो गया। फिर मैं बांग्लादेश के जॉइनिंग के लिए जो है 1996 से 2005 तक यानी 10 साल का जर्नी जो है मैंने बांग्लादेश में रहा। 10 साल तक 10 साल मैंने पढ़ा भी और फिर वहाँ भी जॉब किया। अच्छा। वहाँ भी जॉब करने के बाद में 2005 में नेपाल आया और शुरू से ही फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ही मैनेजमेंट में ही मैं लगा रहा। और नेपाल आने के बाद जो है देखा कि प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया है, लेकिन बावजूद इसके गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों का इतना ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेशन नहीं था। इसी बीच में एक नेपाल औषधि जो सरकार की औषधि कंपनी है, दवा की कंपनी, तो उसके लिए GM मार्किंग हुआ था और ये नेपाल के सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन है, 12 का विशिष्ट श्रेणी कहते हैं इसको। अच्छा। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ शौक था। अच्छा। कहीं बार देखा है। फिर मैंने कोशिश किया, पहली बार में नहीं हो पाया, दूसरे किसी का हुआ, लेकिन बंदा वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। अच्छा। 1 साल कुछ महीने किए और भाग निकला हुआ। फिर वैकेंसी हुआ, फिर मैंने दिया। अच्छा। उसके बाद ये वैकेंसी रद्द हो गई। अच्छा। और रद्द कैंसिल ही हो गई। तीसरी बार हुआ, फिर मैंने दिया। अच्छा। मैंने छोड़ा नहीं, तीसरी बार में मेरा नाम आया और अल्हम्दुलिल्लाह नेपाल सरकार का जो कंपनी 18 साल से बंद था। अच्छा। उसको मैंने बहुत अच्छी सिस्टम में ले जा करके चला करके WHO GMP करा के उसके बाद जो है मैं वहाँ से अपने टेन्योर खत्म करके निकला और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इसको सम्मान भी किया। गवर्नमेंट नेपाल गवर्नमेंट ने इसके लिए विशिष्ट एक उपाधि जो होते हैं वहाँ उसे सम्मानित भी किया। तो एजुकेशनल जर्नी जो है प्रोफेशनल साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक ये चलता रहा। साथ ही साथ मैंने फिर एजुकेशन को भी नहीं छोड़ा। अच्छा। काम भी करते रहे, पढ़ते रहे। तो मैं फार्मेसी पढ़ने के बाद जो है MBA किया वहीं से, बांग्लादेश से। और आपकी उम्र क्या रही होगी? हाँ, उस वक्त में हमारी उम्र रही होगी शायद 30-32 साल। अच्छा। फिर भी आपने पढ़ाई छोड़ा नहीं? पढ़ाई नहीं छोड़ी। अच्छा। तो वहाँ पे MBA किया, उसके बाद में जो है यहाँ आने के बाद में देखा कि एक बहुत बड़ी गैप है। अच्छा। मैनेजमेंट जिसने पढ़ा है उसने पॉपुलेशन के बारे में कभी जाना ही नहीं, क्योंकि कोर्स में नहीं। जी। तो अभी 2019 में फिर से जो है ना मैं पाटन कॉलेज में एडमिशन किया। अच्छा। कि पॉपुलेशन जानना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्लानिंग के लिए पॉपुलेशन नहीं जाने के तो नहीं हो। सही सही। तो मुझे लगता है कि उम्र का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल। अभी जा करके PhD करने के बाद में जो है मैंने फिर से मास्टर किया पॉपुलेशन में। अच्छा। और मुझे लगता है कि अब जो है पढ़ाई वाली सिलसिला जो है खत्म हो गई है जर्नी। तो मैं यही शेयर करना चाह रहा था कि जब तक हैं पढ़ें और जो चीज़ आपको चाहिए वो पढ़ें। जी। एक चीज़ तो है कि अब बीइंग अ मुस्लिम, हम मुस्लिम है तो कुछ चीज़ें हम पे तो कंपल्सन है, कुरान तो आपको हर पढ़ना ही है। जी। इसमें कोई ये दो राय है ही नहीं। बाकी जो है दुनियावी जो शिक्षा है, आपको लगता है कि ये हमें काम की चीज़ है तो आप उम्र ना देखें, जब भी चाहें अपनी जगह से पढ़नी चाहिए। तो ये मेरा एकेडमिक जर्नी जो है। माशाल्लाह। तो जैसे कि आपने डॉक्टर साहब से उनकी पूरी जर्नी कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई शुरू की और कैसे यहाँ तक पहुँचे सब आपने सुना है। दूसरा सवाल हमारा डॉक्टर साहब से ये है कि डॉक्टर साहब ख़ास तौर से हम लोग तराई से आते हैं और रोहतहट से आते हैं, तो और ओवरऑल नेपाल देखा जाए तो जो एजुकेशन की शरह है
जो उसका औसत है बहुत कम है। और नौजवानों को ख़ास तौर से देख रहे हैं जो स्कूल में तो जा रहे हैं 5 क्लास से 8 क्लास और 10th क्लास तक के हैं, लेकिन वो उनका न पढ़ने का रुझान है और उनके अंदर नशा वगैरह बहुत चल गया, छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा सवाल इसी का जुज़ एक है कि और जो स्टूडेंट्स और इंटर के बाद उनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है कि हमें करना क्या चाहिए, इसी वजह से गवर्नमेंट जो नेपाली गवर्नमेंट है उनको ऐसे अफराद नहीं मिल पा रहे हैं जो मुल्क को रन कर सके, लीड कर सके, जो अपने एक्सपर्टीज़ है उसको लगा सके। तो या तो 8 क्लास 10 क्लास 12 क्लास पढ़ के वो बाहर चले जा रहे हैं और जो पोटेंशियल, जो मुल्क का जो पोटेंशियल है वो मुल्क को लग नहीं पा रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने 12 क्लास के बाद अगर बैचलर किया, मास्टर किया, तो क्या उनके लिए भी नेपाल के अंदर कोई मौके हैं, सरकार ने कोई फैसिलिटीज़ रखी है? अच्छी बात उठाया आपने। सबसे अहम बात जो आपने कहा कि बच्चों में जो बैड हैबिट्स, जी जी, या स्कूल नहीं जाना, अगर जाते हैं तो सीरियसनेस कितना है, जी जी, और ये चीज़ हम लोगों ने भी देखा है, जी, मैंने ऑब्जर्व किया है। और शायद समाज के लिए ये बहुत बड़ी एक चैलेंज है, जी। बच्चों में ये रुझान खुद ब खुद होना पड़ा कि मैं स्कूल जाऊँ, लेकिन आज जो है बच्चों को ज़बरदस्ती यानी उसको फिजिकल एक्सर्ट करके स्कूल भेजा जाता है कि भाई तुम स्कूल जाओ, जी। तो एक हद तक तो ठीक है उसको समझाना, लेकिन बच्चों में वो जो क्यूरियसनेस, जो एजुकेशन के अट्रैक्शन होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, वो कम है। क्या वजह ये है कि कल्चर, हमें लगता है कि पेरेंटिंग जो है अगर थोड़ी चीज सही हो जाए, पेरेंट जो है एजुकेशन के वैल्यू को अगर समझा पाए बच्चों को, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। मैं एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करता हूँ, मेरी अपनी कहानी है। मेरी एक छोटी बच्ची है, अच्छा, तो 7 क्लास में या 6 क्लास में पढ़ रही थी, मुझे याद है। तो उसने एक सवाल किया कि अब्बू इस्लाम में शिक्षा का शुरुआत कहाँ से? अच्छा। तो मैं थोड़ा सा ये क्या कहेंगे, शॉक हो गया कि इतनी अहम सवाल इसके दिमाग में आया कैसे? सही, बहुत अहम सवाल है। तो मैंने कहा कि बेटा असल में इसको तो मैं इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी तरह से तुमको कोशिश करूँगा कि आंसर दूँ। तो 2-3 बात मैंने उसको बताया। एक सबसे बड़ी बात है कि दुनिया बना तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाई कलम, जी, कलम बनाया, जी, और कलम का काम क्या है? पढ़ना लिखना, जी, बिल्कुल। तो अल्लाह ने कलम बनाया, कलम को कहा कि भाई लिखो। कलम कहा क्या लिखें? कहा लिखो आज से लेकर के दुनिया जब तक के रहेगी, क़यामत के दिन तक की जितनी कहानी है, जी। तो मुझे कहानी से मतलब नहीं है, वैल्यू ऑफ पेन, जी जी, ये इससे वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे देखा, तो कुरान को अगर माने, भले लोग कहें कि 1400 साल पहले जो है इस्लाम तो आज नहीं है, इस्लाम तो जब दुनिया बनी तब से है। तो अल्लाह ताला ने जब सबसे पहले बनाया तो पढ़ाई तो वहीं से शुरू की, कलम से ही। अब जो है लिखने के बाद जो है पढ़ने की बात आती है, तो इंसान की जब पैदाइश हुई तो वहाँ भी एक एजुकेशन का बहुत बड़ा अहम चीज़ आ रहा है। जैसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ फल के नाम बताए, जी जी। बताने का मतलब क्या है? पढ़ाना, जी बिल्कुल सही। बताने का मतलब क्या? पढ़ाना। अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा कि इन फलों का नाम बताएं, उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे नहीं बात, जो नहीं बताया आपने मुझे कैसे मालूम? आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, उन्होंने इन चीज़ों के नाम बताए। तो एक लिखने की काम जो है दुनिया बनी, इंसान पैदा हुआ, शुरू हुआ, सही। पढ़ाई का जो सिलसिला है, उसके बाद जो है जब फिर से इंसानियत की ये नया ज़माना जब शुरू हुआ, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ताला ने जब कुरान नाज़िल किया तो फिर पहली सूरत ही वही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो। तो मुझे जहाँ तक पता है कि एजुकेशन में इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन जो है इस्लाम में तब से है जब से दुनिया बनी। तो अब इन चीज़ों को मानिए कि जो बच्चे को मैंने समझाया उसके दिमाग में बैठ गया, अब उसको फिर से हमें वैल्यू ऑफ एजुकेशन समझाने की जरूरत नहीं रही। अब वो बच्चे हमें बताने लगे कि हम तो स्कूल के एजुकेशन तो पढ़ेंगे यहाँ, लेकिन हम मुस्लिम हैं तो हमारी और बाकी शिक्षा, बाकी कुरान कैसे पढ़ेंगे? यहाँ तो कुरान तो है नहीं। मैंने कहा कि हाँ ये भी अच्छी बात है। फिर मैंने प्राइवेट कुछ टीचर दिया, उनको पढ़ाया, तो बच्चे में लगन थी। मैंने बच्चे की लगन की बात कर रहा है, अगर उसमें लगन है तो ये बच्चे जो सुबह 9 बजे स्कूल जाते थे, 8 बजे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, 9 बजे स्कूल जाते हैं,
5 बजे तक वहाँ होते हैं, 6 बजे घर आते हैं, 7 बजे से फिर जो है ना इस्लामी तालीम लेके बैठ जाते हैं टीचर इनको, और 8-9 बजे तक के फिर उसके बाद स्कूल का होमवर्क करो। तो इनकी अपनी ज़िंदगी जो बच्चों की होती है नहीं होती, ये असल में अगर ये लग जाए तो उनको ये फील नहीं होगा कि हमें ये ज़िंदगी चाहिए। तो ये लगन अगर पेरेंटिंग में आप बच्चों में निकाल सकते हैं, उभार सकते हैं कि हाँ वैल्यू ऑफ एजुकेशन, तो बच्चे पढ़ने जाएंगे। तो बाज़ पेरेंट्स ऐसे मारते हैं बच्चों को, अगर स्कूल नहीं गया, अगर एब्सेंस हो रहा है तो उसके बाद वो पीटते हैं अपने बच्चों को। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या आप कहेंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाई पे या कुछ गलती पे बहुत ज़्यादा मारते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा? मुझे लगता है कि मारना ये जो है ना रास्ता, समाधान का रास्ता नहीं है, सॉल्यूशन ये नहीं है। जी जी। आप चाहते हैं कि अब होता क्या है कि हम लोग इमोशनल ज़्यादा हैं, हमने जो देखा है कि बच्चे आपको जो है उसको, किसी भी बच्चे को अगर आप सही तरबियत दें तो लर्निंग जो बच्चे का एज होता है वो है 5 साल। 3 से 5 साल के एज में बच्चे जो दिमाग में बैठ जाता है उस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्शन उसको वो लेकर बैठा रहेगा। तो उस वक्त में एग्जाम्पल के लिए आपने जो है ना बच्चे को आप सिखाते हैं, हम आपको एक मिसाल दें कि बच्चों को जब आप सिखाते हैं तो बुरी चीज़ जो है ना आप खुद सिखाते हैं शुरू में। अब जब बच्चा बड़ा समझदार हो गया तो वही चीज़ जब आपको कहता है आपको बुरा लगता है ना। अब आप जो है मजाक नहीं से अपने एक डंडा थमा दिया और कहा कि पलाई को मारा, जाके मार क्या, उसको उससे मतलब नहीं, उसको तो आपने मारने के लिए बोला है, मार के सिखाया है ना। अब जब ये बड़ा हो गया वही डंडा आपको उठा रहा है, तो आपने जिस वक्त सिखानी चाहिए थी चीजें आपने गलत सिखाया। उसके हाथ में डंडा हो तो आप उसको कह सकते थे कि बाबू ये तुमको चोट लगेगा इससे, या दूसरे को पड़ेगा तो चोट लगेगा, उसको उठा करके एक जगह बताइए कि इस जगह पे तुम जो है ना इसको रखो। अब आप उससे मान लीजिए एग्जाम्पल की उससे हाथ से लिया और फेंक दिए, यूं ही फेंक दिए तो सीख लिया ना। अब बच्चों को आप सिखा नहीं सकते हैं बात से, बच्चों को आपको करके सिखाना पड़ेगा। आप जब खुद करेंगे तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, पेरेंट को खुद से एजुकेटेड होना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जो पेरेंट एजुकेटेड नहीं है उनके बच्चे एजुकेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल है, लेकिन सही तरीका ये है कि एजुकेशन के लिए बच्चों से ज़्यादा पेरेंट को खुद जो है ना एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। कुछ नहीं पढ़ने आता तो बच्चे जब बड़े हो गए हैं तो ऐसा पेरेंट ऐसा कर सकते हैं, एक कॉपी कागज ले ले, कुछ नहीं है तो लिखे तो 10 मिनट उसको सही कुछ तो लिखे, फोटो बनाए ना। उनको पढ़ने नहीं आता क्या होता है, बच्चे देखे तो सही कहाँ पढ़ रहे हैं ये। तो डॉक्टर साहब ये थोड़ा बहुत पढ़ के अब चूँकि एक सवाल और रह गया है कि जो बच्चे हैं गवर्नमेंट ने क्या उसके लिए फैसिलिटीज़ दी है, जो आपसे सवाल किया था उस पर थोड़ा सा मैंने इसके लिए मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि कमी है गवर्नमेंट की। उस ज़माने में, हमारे ज़माने में तो स्कॉलरशिप बहुत कम होते थे। आज तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी है, हम लोग बहुत ही स्ट्रगल के एक सिनेरियो से गुजरे हैं और कंपटीशन होता था, इंटरनल कंपटीशन। अब जब 10, 20 या 5 सीट होते थे जिसमें हम लोग जो नाम आया तो पढ़ा, तो इस हिसाब से होता था। अभी जो है गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटी है, ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक है कि इसको यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले तो आपको उस लेवल में जो क्राइटेरिया है उसको मीट करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे अव्वल चाहिए रिजल्ट। तो आपके रिजल्ट अच्छे हैं तो आपको मौका मिल सकता है। एक दूसरी है जानकारी। तो हम ये नहीं कहें कि मीडिया है, हमारे पास मोबाइल है, सोर्सेस है, सारा चीज़ है, बावजूद इसके आपको उस समय उस वक्त क्या कहते हैं जो सोर्सेज हैं वहाँ तक पहुँचने का अगर जरिया कोई बताता है तो आपके लिए आसान हो जाता है। और खास करके नेपाल गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट शायद तो कुछ जगह पे हो सकती है तो कम्युनिटी बेस्ड स्कूलिंग, नहीं तो गवर्नमेंट में अगर कहें कि हाँ यहाँ पे बाहर के बच्चों के लिए यानी तराई के लिए या मुस्लिम कम्युनिटी या दलित हो या पिछड़ा वर्ग हो, इनके लिए अलग से स्कूल हो, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें आपको अपनी, मुझे लगता है कि सोच से ही, अपनी बूझ से ही कंपटीशन में जा करके आपको आगे बढ़नी चाहिए। और इसमें जो है कम्युनिटी बेस्ड, जैसे हम लोग हैं जहाँ का भी स्कॉलरशिप कहीं से होता है तो हम लोग शेयर कर देते हैं, बच्चों में शेयर करते हैं। इसके अलावा कई ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से स्कॉलरशिप जो है कम्युनिटी बेस्ड स्कॉलरशिप है उसको भी हम लोग फॉरवर्ड करते हैं।
और सरकार में मुझे लगता है कि कंपटीशन का जो है एक ओपन कंपटीशन, इसके अलावा रिजर्वेशन जो है किसी के लिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई फैसिलिटी है जो होनी चाहिए। जैसे बाहर के देश में, आप चूँकि आप बाहर हैं तो आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है। अब आप जहाँ पे हैं, जिस देश में हैं, वहाँ पे बैंकिंग का सिस्टम देख लीजिए। हम लोन लिए हैं, अगर फ्रॉड करते हैं तो बैंक वाला हमारे पीछे नहीं रोकता है। वो गवर्नमेंट को कंप्लेन किया, एक चिट्ठी लिखा, गवर्नमेंट जो है ना एक लेटर जस्ट पोस्ट किया नेट पे, और उसकी सारी आईडी जो है ना हर डिपार्टमेंट से बंद हो जाती है, आप कहीं मोबिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो बैंक है, एक बंदे को 5 करोड़ का लोन दिया, अगर वो फ्रॉड में आता है तो इसकी 12 बज जाती है उसको पकड़ने में। गवर्नमेंट को पुलिस नहीं लगाया कि हाँ भाई पकड़ दो, तो गवर्नमेंट नहीं पकड़ सकती। तो ये सिस्टम जो है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अगर की जाए कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें चुकी है। और ये डेवलप्ड कंट्री की वजह से नहीं है, मुझे नहीं लगता है। ये इंडिविजुअल नेपाली गवर्नमेंट, नेपाल की जो गवर्नमेंट है, इसकी सोच की कमी है। नहीं तो इसी सेक्टर में आप देखें, इंडिया यहीं पे है, चाहे अच्छा हो बुरा, मैं ये नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ एजुकेशन के प्रति जो इसका सिस्टम है बहुत अच्छा है। चाइना हमारा नेपाल कंट्री है, देख लीजिए वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना बढ़िया है। यहीं पे बांग्लादेश है, इतनी अच्छी सिस्टम है, पढ़ाई में किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं लिया जितना लेनी चाहिए। तो ये जो यूथ जनरेशन जो है, मुश्किल यही है कि किसी तरह 11-12 तो पढ़ा, उसके बाद देखा कि भाई यहाँ कुछ होने वाला है नहीं, तो या तो उसके पास कैपेसिटी है, पैसे हैं, तो निकल लेते हैं बाहर। जो ब्रेन ड्रेन जो अभी नेपाल में सबसे बड़ा एक मुसीबत जो है गवर्नमेंट को बना हुआ है, और यूथ जो है ही नहीं, कुछ दिन के बाद और नहीं होंगे, सारे बाहर जा रहे हैं। तो इसको जो है नेपाल गवर्नमेंट अभी तक के जो है लोग मजाक में ही लिया है। तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए, या क्या इनको यहाँ मुल्क में रुकना नहीं चाहिए? इनको गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स है वहाँ पे फाइट करके उन पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहिए ताकि मुल्क को आगे बढ़ा सकें? देखिए, 2 चीज़ें हैं। आपने कहा कि रुकना चाहिए, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा अलग पहलू से अगर आपको कहूँ, बच्चे अगर बिजनेस की तरफ जाते हैं तो इनको रुकना चाहिए जी। नया कुछ करना चाहते हैं जहाँ से इनकी अर्निंग खुद पे डिपेंड हो, तो इनको रुकना चाहिए। अगर आप कहें कि ईमानदारी से गवर्नमेंट जॉब में जाकर के आप अपनी ज़िंदगी चला लेंगे तो नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आप ज्वाइनिंग करते हैं फर्स्ट क्लास में, अगर एक ऑफिसर लेवल में जाते हैं, आपकी सैलरी होती है 50,000 रुपये। 40,000 से आपका शुरू होता है, 45,000 अगर आप लेके जाते हैं। आप घर से आए काठमांडू में आने के बाद में आपको कुछ नहीं तो 12,000 रुपये आपको घर भाड़ा जाएगा। एक बंदे का कम से कम 5 से 7,000 रुपया, 7,000 रुपया खाना में जाएगा। हस्बैंड वाइफ है 10,000। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपके पास अर्निंग में कुछ नहीं है, सेविंग नहीं है आपका। आप महीने कमाते नहीं है, लोन के अंदर डूबे जा रहे हैं। तो ये परेशानी है आपको। दूसरा ये है कि मुसीबत कब किसको कब कहाँ आएगा ये नहीं पता, आपके लिए सेफ्टी मनी नहीं है। गवर्नमेंट आपकी जिम्मेदारी कहीं नहीं लेती है, गवर्नमेंट को आपसे कोई मतलब नहीं। तो भाई मैं यूथ हूँ, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं यूथ हूँ, तो गवर्नमेंट ने हमें दिया क्या, हम क्यों आएंगे आपके, हम आपको सर्विस क्यों दें? हाँ, गवर्नमेंट पब्लिक नहीं भागती कब, गवर्नमेंट कुछ नहीं, फैसिलिटी कुछ नहीं करना था। सैलरी नहीं, जितना दिया है भाई उतना ही दे दो, रहने की फैसिलिटी हमको दो ना। बच्चे हमारे हो गए, बच्चे को पढ़ा देने की फैसिलिटी जिम्मेदारी तुम ले लो ना। हम बीमार पड़ते हैं तो हमें इंश्योरेंस करा दो ना। सही। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, तो हम क्या पब्लिक पागल है क्या, बेवकूफ है? हम क्यों करेंगे गवर्नमेंट की चिंता करने, हमें क्यों फिक्र? मैंने थोड़ा सा इस नजरिए से अगर देखा सही तो ये जगह नहीं है जहाँ पे हम टिक सके। मेरी अपनी जाति एक शेयरिंग करें, मैं नेपाल औषधि सरकार की इतनी बड़ी कंपनी, मैंने कहा कि 18 साल से बंद थी, जिस कंपनी को मैंने तो कोशिश किया कि चलाऊं, प्राइवेट सेक्टर चला के आया था। मैंने कहा, मुझे लगा कि मैं चला सकता हूँ, अल्लाह ताला ने ये स्किल मुझे दिया है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं लाखों में कमाने वाला एक बंदा, वहाँ पे विशिष्ट श्रेणी, मुझे लगता है कि शायद ही मुस्लिम में कोई इस लेवल में शायद ही कुछ लोग होंगे गिने चुने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पोजीशन बहुत बड़ी थी। सैलरी कितना पता आपको? 82,000, 82,000 की सैलरी है सचिव की। अब एक स्टेटस भी देखिए अगर उसकी, तो बंदे कहाँ,
स्टेटस के हिसाब से कम जिस हिसाब से लोग आते हैं 25-30 हज़ार रुपया घर बनाने जाएगा खाने पीने में, तो भाई हमें पोजीशन लेके तो ठीक है जी, अच्छा तो लगा, लेकिन हम हैं कहाँ पे जी। तो आज जो है ना बड़े बड़े लोग आपने भी देखा होगा कि नेपाल में अच्छे लोग अच्छी पोजीशन में हो करके भी बावजूद इसके जी उस जगह पे नहीं है जहाँ पे छोटी सी एक मजबूरी आ जाए तो भीख मांगने का नौबत आ जाता है बड़े बड़े लोगों को। यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो गाइडेंस है लायबल नहीं है उसके लिए, माइग्रेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं जी। मुझे पैसे नहीं चाहिए थे जी, मैं आयरलैंड के लिए अप्लाई किया था और ओके था, मैं ओमान के लिए अप्लाई किया था, टिकट आया था, मैंने बांग्लादेश से छोड़ के आया, सऊदी के लिए मैं 2002 में सऊदी के लिए ओके हुआ, आदमी नहीं गया, बांग्लादेश में जॉब कर रहा था, इतनी अच्छी सैलरी थी, जिस वक्त नेपाल में हमारे लेवल में 6,000 सैलरी थी, उस वक्त मैं वहाँ पे 22,000 रुपया सैलरी खाता था, बावजूद इसके जी हम वहाँ से नेपाल आए, क्यों? चलो भाई अपने देश में कुछ करें जी जी सही है, लेकिन मिला क्या? तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो मेरा कहना है कि रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए जी, रेसिप्रोकल गवर्नमेंट की भी पब्लिक की भी जी। अगर पब्लिक सेफ्टी है भाई, देश एक गार्जियन है, गार्जियन आप पेरेंटिंग नहीं कर पाते हैं अपने पब्लिक को, अपने बच्चों को, आप उसकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते, उसके खाने का ख्याल नहीं रखते, तो आपके देश का ख्याल हमें क्या मतलब है? सही सही, हालांकि ये नुकसान हमको ही होगा, बावजूद इसके हम तो नहीं सोचे। सही सही, यही वजह है कि लोग भाग रहे हैं, मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, जो यहाँ की जो मतलब जो यहाँ का माइंड है, जो यहाँ का वो लोग ब्रेन जी जी यहाँ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब एक सवाल जो आपसे बनता है और उसका जवाब आप ही दे सकते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इस बारे में जवाब दे सकें। स्कूल के अंदर मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है लगभग 5% है और तालीम एतबार से वो काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि उनके जो एक तादाद जो मदरसे में पढ़ रही है और फिर स्कूल में भी है, तो जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको आप क्या सुझाव देंगे कि आया वो मदरसे में पढ़कर ही जहाँ तक वो है जिस पोजीशन पे है वहीं पर रहे, या वो भी कुछ मेहनत करे, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो यहाँ पे बिजनेस वगैरह भी है, तो उसमें वो कैसे आ सकते हैं? कोई आप पॉइंट्स बताएं ताकि उनके लिए फ़ायदा हो सके। बहुत अच्छी बात, सही बात है। मैं इस चीज़ को फील भी किया हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा है हमें पढ़ो, तो हम पढ़ते भी हैं। आज के दिन में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई मुस्लिम हो जिसको पढ़ने नहीं आता। जी बिल्कुल, लेकिन उसकी जो सोशल वैल्यू है जी वो नहीं, ये नहीं सही, मैं भी इसको फील करता हूँ। तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन। आप जो है सोशल वैल्यू में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए दो चीज़ें हैं। मदरसे वाला जो आपने बात उठाया, तो मदरसे के जो मदारिस हैं, जो टीचर हैं, जो जिम्मेदारान हैं, ये चाहें कि उसको कैश करें, गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करें, बार्गेन करें हम लोग एक। अब उसके लिए करना क्या है कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है मदरसे को उस सिस्टम में जाना पड़ेगा। अगर आप उस सिस्टम में चले जाते हैं तो गवर्नमेंट ने आपको नहीं कहा कि मदरसा मत पढ़ाओ या आप नहीं पढ़े, आप साक्षर नहीं हो। तो मुसलमान का जो आपने कहा कि 5% की पॉपुलेशन है, मुझे लगता है अभी के फिलहाल की सिचुएशन में 8% के हाराहारी में पॉपुलेशन जो है, अभी नया डेमोग्राफिक जो रिकॉर्ड आया है तो 8% है। लेकिन एजुकेशन में मुस्लिम यानी जनजाति से भी नीचे आपको ये नई चीज सुनने को मिलेगा। बावजूद इसके ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जिसको पढ़ने नहीं आता। जी, ये अलमिया है कि पढ़ा लिखा भी है, अनपढ़ माना जाता है। ये आपने ये सही कितना अहम बात उठाया, यानी बंदे को पढ़ने आ रहा है लेकिन गवर्नमेंट के डाटा में वो अनपढ़ है। क्यों? क्योंकि वो जो पढ़ा है गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। और रिकॉग्नाइज नहीं करती है गवर्नमेंट, तो हमारा काम है कि भाई गवर्नमेंट को कहें कि भाई इसको रिकॉग्नाइज करो, ये एजुकेशन का पार्ट है और ये यहाँ का नहीं। जो भाषा अरबी की बात करे, उर्दू की बात करें अगर हम, तो विश्व में 65 से ज़्यादा देश हैं जहाँ पे इस लैंग्वेज को स्टैंडर्ड माना जाता है, बोली जाती है। लोग बहुत सारे लोग हैं जो इसको बोलते हैं, तो वहाँ पे एक बैलेंस है और यहाँ पर यहाँ नहीं है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट को फायदा क्या है, गवर्नमेंट अगर इसको आइडेंटिफाई करता है एजुकेटेड, तो इनकी एजुकेशन साक्षरता रेट बढ़ेगी तो देश भी अच्छी पोजीशन में आएगी।
और दूसरी बात है कि बंदे जब इक्विवेलेंस हो जाएंगे, गवर्नमेंट के एजुकेशन से इक्वल हो गए, तो इनको जॉब मिलेगा। अब तो ये पढ़े लिखे हो गए ना, गवर्नमेंट ने कहा कि पढ़े हो तो ठीक है, पढ़े तो कहा ना तो हमारे पास सर्टिफिकेट है, ये वैलिड होना पड़ेगा। अब इस सर्टिफिकेट को इसको वैलिड करने के लिए जो मदरसे होते हैं इनको कुछ सब्जेक्ट जो है ना एडिशन करने पड़ेंगे, और इसके लिए हमें लगता है कि मदरसा बोर्ड जो है अभी उसके बाद कई मुस्लिम इदारा है जिसने शुरू किया है, पहल शुरू किया है। इस्लामी संघ के जो जिम्मेदार हैं अभी प्रेसिडेंट नजरुल हसन साहब, कुछ दिन पहले उनसे बात हो रही थी कि इन्होंने कुछ कोर्स भी डेवलप करके स्कूल के लिए दिया है मदरसों के लिए। अच्छा, तो वो स्कूल और मदरसा के लिए कॉमन होगा जो अरबिक सिलेबस सब है। तो मुझे लगता है कि कोर्स में मदरसे में कुछ बेसिक सिलेबस ऐड किया जाए, जैसे नेपाल की गवर्नमेंट की एजुकेशन लाइन में अलाइनमेंट का जो 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ, साइंस और नेपाली, ये 4 सब्जेक्ट अगर इस्लामिक स्टडी के साथ बच्चे अगर ये भी पढ़ लेते हैं तो उनका नुकसान तो कुछ नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा, बस शेड्यूलिंग करना है आपको। बात खर्चे की है, बात सिस्टम की है, टीचर की है, तो और हिसाब से जैसे आपका खर्च है इसको भी सही कुछ मेंटेन कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि अलाइन तो करना ही पड़ेगा, आपको जो बैलेंस लेना है तो अलाइन करना पड़ेगा, ये जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट और मदारिस दोनों को अपनी अपनी जगह पे आना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के साथ आना चाहिए। जो आपने 4 सब्जेक्ट का है बहुत ज़्यादा है नहीं, और मदरसे में पढ़ाया भी जाता है। हाँ। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट से नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे और उसमें जो ऐड करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। डॉक्टर साहब, जो लास्ट सवाल है वो ये कि आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस के जरिए? ये अच्छी बात, 4 बात जो मैंने फॉलो किया है। सबसे पहली बात कि हमें फोकस होना पड़ेगा, हमें करना क्या है। तो ये फोकस होना पड़ेगा कि अगर हमको पढ़ना ये है तो उसके लिए आपको तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। आपको चाय बनाना है तो चाय के लिए चाहिए क्या क्या, इन चीज़ों की जुगाड़ तो आपको करने पड़ेगा। नंबर 2, सपने देखें आप। हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में एक चीज़ है जो हम लोग कहते हैं आमतौर से, नेपाली जो है या तो सपना देखता है या तो सपना ही नहीं देखता। अच्छा, यानी सपना देखता है का मतलब ये है कि वो सोचता बहुत है, अच्छा, करता नहीं हो जी। और दूसरी बात, जो सपना ही नहीं देखता यानी उसको कोई मतलब नहीं है जिंदगी की, जहाँ ले जाए चले जाए, ऐसा नहीं है भाई। तुम सपने देखो जी। और उस सपने को पूरा करने के लिए कौन इंसान चाहिए आपको, क्या किताब चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कितना समय चाहिए, इन चीज़ों को आप ख्याल करें, यानी फोकस, टारगेट, प्लानिंग। और तीसरी चीज़ जो है रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स उसका जो मैनेजमेंट है ये। और चौथी जो एक चीज़ है कंसिस्टेंसी, नॉलेज का जो अपडेट करते रहना, पढ़ते रहना। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार जो है ना हम शुरू किए और फेल हो गए तो अब हम नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आपने मैकडोनल्ड का नाम सुना होगा। मैकडोनल्ड जो है 85-86 के एज में जाकर के इन्होंने सक्सेस, KFC वाले, तो इन्होंने 85-86 के एज में जाकर के सफलता हासिल की थी। कुछ बच्चे हैं जो शुरू से ही, आज के ज़माने में देखें तो कुछ बच्चे हैं शुरू से ही बहुत ही जीनियस हैं और साइंटिस्ट के रूप में ही चीने गए। कुछ लोग हैं जो बूढ़े होकर के उसके बाद तो पहचाने गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको एक साइंटिस्ट हैं हॉकिंस, तो इनकी बिहेवियर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बच्चे हैं। मैं नाम बोल रहा हूँ, एक साइंटिस्ट और हैं, तो उनका थोड़ा मेंटली रिटार्डेशन था ब्रेन का। 5 साल की उम्र तक वो चल नहीं पाते थे, तो उनको जो है ना 3 चक्का वाला जो गाँव में गाड़ी होता है ना, वो गाड़ी दे करके चलने के लिए लगाया गया था। उसके बाद एक बहन पैदा हुई उनकी। अच्छा, तो अब ये माँ से पूछ रहा है कि उसके चक्का कहाँ है चलने का। अच्छा, और आज दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बच्चे जो है स्किल लेकर के पैदा नहीं होते, वो आपको लेके आना पड़ेगा कि भाई अच्छी, लेकिन हाँ इसके साथ साथ आपको कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। वो आपको करना क्या है, उसके लिए टाइम का जो है मैनेजमेंट कीजिए। सबसे अच्छी बात, टाइम को मैनेज कीजिए। आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसको हम यूँ कहेंगे कि टाइम के साथ अपने एक्टिविटीज़ को मैनेज कीजिए। टाइम पर रोक नहीं सकते हैं। आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, इस एक्टिविटीज़ को अगर प्लान किए हैं कि हाँ भाई ये बनना, तो उसको डिवाइड कीजिए 3 पार्ट में।
शॉर्ट टर्म यानी इमीडिएट आपको क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, और फाइनली जो है ना आपको क्या चाहिए। तो ये 3 पार्ट जब करेंगे तो आपको उसके लिए नोट करने की ज़रूरत होगी। आपको क्या बताऊँ, कभी कभी हम लोग जो है ना मोबाइल में, आपको अभी टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो यहाँ पे नोट जो है स्पेशल एक फीचर है। हम लोग छोटा छोटा कागज़ ऐसा रखते हैं, अभी भी रखते हैं पॉकेट में, छोटा कागज़, और कोई बात आई दिमाग में आई और इसको लिख लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सारे बात आपके दिमाग में रहते हैं, जहन में रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप टाइम को मैनेज कर पाते हैं शेड्यूल से और एक्टिविटीज़ को नोट कर पाते हैं टाइम बेस पे, आपको कोई कहीं रोक नहीं सकता। बाकी चीज़ें जो है ना सारा रास्ता आपका निकल जाएगा। मुझे लगता है कि इन चीज़ों को आपको ध्यान देनी चाहिए। मोबाइल चलाएं, ठीक है, मोबाइल चलाएं, कितना देर चलाएंगे आप पहले दिमाग में 1 मिनट तो सोच लें कि मोबाइल कितना देर चलाएंगे, क्या देखेंगे। यूँ नहीं कि स्क्रॉलिंग किए जा रहे ये नहीं है। आप प्लान, उसमें भी प्लान कीजिए कि आधा घंटा हम चलाएंगे और ये चीज़ देखेंगे। इससे आपको लर्निंग का जो एक सिस्टम है और वेस्ट ऑफ टाइम दोनों आप मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन में प्रॉपर या रियल या बेटर यूटिलिटी ऑफ जो गैजेट्स है, इसको अगर सही कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। और दुआ करें। अभी का मुस्लिम, मुझे लगता है कि एक बात जो है ना हमें नहीं बोलनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या दिया। इस मकसद को याद रखें, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी अहम बातें बताई और बहुत सारी चीज़ें वो सामने आई है जो हम लोग नहीं जानते थे या जिस तरफ हम लोगों की तवज्जो नहीं जाती थी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में समझाया। उम्मीद कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी और उससे इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर भी फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब जाते जाते जो अभी एक सवाल आ गया जहन में, वो ये कि बहुत सारे बच्चे हैं और इस बारे में जो सवाल पूछने जा रहा हूँ, आपके पास एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं स्कॉलरशिप पे, लेकिन या तो कोई गाइड करने वाला नहीं है या उनके पास जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से चाह कर भी वो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर स्कॉलरशिप पे पढ़ने नहीं जा पा रहे। तो उनको थोड़ा सा सुझाव दें। हाँ, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। मुझे लगता है कि आपको लिंक होना पड़ेगा। और पहले बहुत मुश्किल था। पहले जब हम लोग कॉलेज का नाम लेते थे तो एक बहुत मोटी किताब आती थी, ब्रिटिश काउंसिल में सेव होती थी, जहाँ से हमें कॉलेज का इन्फॉर्मेशन मिलता। अब आपको एक पेज खोले नेट पे, आपको जो है ना सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक है कि आपको अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें पढ़ना है, कंफ्यूज है, तो कई इदारे हैं, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट एजुकेशन फाउंडेशन काठमांडू में ही है, तो आप वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है और वहाँ के जो लोग हैं ये आपको गाइड करेंगे। व्यक्तिगत तौर से आसपास के जो लोग हैं थोड़ा सा अच्छे एजुकेशन वाले हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये नहीं है तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में इतना मुश्किल नहीं है। ये एजुकेशन का सोर्सिंग जो है ये आसान है, ये टेक्नोलॉजी ने बढ़िया चीज़ दिया है। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन में रहें, सोशलाइजेशन में रहें, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत कीमती वक्त था डॉक्टर साहब का, लेकिन उन्होंने अपने कीमती वक्त को निकाला। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे और मज़ीद तरक्की दे। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी के अंदर बहुत आगे तक बढ़ाए, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे। आप लोग भी डॉक्टर साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको सेहत और आफियत के साथ रखे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।